क्या आप जानते हैं हमारी जो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग जिसको 2023 में इनॉग्रेट किया गया था, इसके प्रमुख आर्किटेक्ट कौन थे? इसी तरीके से हमारी जो ओल्ड सर्कुलर आकार की पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, इसके प्रमुख आर्किटेक्ट कौन थे, जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। मेजरली हम लोग इस वीडियो के अंदर में पार्लियामेंट से डील करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप मेरे साथ में एक आखिरी बार पॉलिटी को रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, मानिए आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी ये सेशंस आपके लिए इक्वली हेल्पफुल है। तो रिगार्डलेस आप यूपीएससी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सेशन सभी के लिए यूजफुल है। आप लोग डेफिनेटली इनको देखिएगा। चलिए फिर देरी नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम लोग मेजरली पार्लियामेंट के बारे में समझ करके लेंगे। हमारे अब तक 12 वीडियोस रिलीज हो चुके हैं इस पॉलिटी सीरीज के अंदर में, जिसमें मेजरली हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव इसके बारे में पिछले लेक्चर में देखा, दैट इज प्रेसिडेंट हमारे हो गए। प्रेसिडेंट के अलावा यहीं पर हम लोगों ने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में भी सीखा, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हमारे लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिटेल में सीख करके लिया था। अब जो पार्ट हमारा शुरू हो रहा है वो पार्लियामेंट वाला पार्ट शुरू हो रहा है। ऑब्वियसली इसको लोकसभा, राज्यसभा, जो हमारे दो हाउसेस हैं, इनके बारे में हम लोग मेजरली सीखेंगे। एंड डेफिनेटली अभी 18th लोकसभा का जब इलेक्शन चल रहा है, तो लोकसभा के बारे में जानना और भी ज्यादा रुचिकर बन जाएगा और ज्यादा आपको इसके अंदर में रुचि आएगी। तो देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले पार्लियामेंट के साथ में। तो अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें तो अभी ये हमारी न्यू बिल्डिंग है। ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं गोमुख आकार में, आप लोग देखेंगे तो ये हमारी जो है वो न्यू बिल्डिंग बनी हुई है। और ये जो है ये हमारी ओल्ड बिल्डिंग है। आप लोग देखो, ये ब्रिटिशर्स ने बनाई हुई थी, 1927 के पीरियड में ये बनी थी। और अब जो है वो कहीं जाकर के उसके अप्रोक्सीमेटली 96 ईयर्स के बाद में हमारी न्यू बिल्डिंग जो है वो इनॉग्रेट हुई। तो ये गोमुख आकार की आपको दिखेगी, इसको हम लोग कहते हैं कि गोमुख आकार की हमारी जो है वो बिल्डिंग है। एनीवेज, क्या होती है इंडियन पार्लियामेंट? तो आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट का फॉर्म है इसको हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। एंड व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कि आपका जो भी एग्जीक्यूटिव है, इट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू योर लेजिस्लेचर। और अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, तो लेजिस्लेचर तो यहाँ पर इनफैक्ट सेंट्रल रोल जो है वो अदा करेगा। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का अगर सेंटर कोई है तो वो पार्लियामेंट है। कौन सी गवर्नमेंट रूल करेगी ये पार्लियामेंट बताएगी। आप लोगों ने जो पॉलिसीज ली हैं ये सही है या नहीं है, ये पार्लियामेंट बताएगी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, ये पार्लियामेंट बताएगी। पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए कोई लॉज बनाने हैं तो वो भी पार्लियामेंट बनाएगी। तो इट इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी जो ऑल ओवर इंडिया के लिए लॉज बनाती है, इसी के साथ में एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराती है। ये इसका मेन फंक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की, कि इसके कॉम्पोजिशन में क्या क्या आता है। पार्लियामेंट ठीक है, हमने देख लिया कि भाई ये तो आपकी बिल्डिंग है, लेकिन इसके कॉम्पोजिशन में फिर क्या आता है? तो कॉम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो कॉम्पोजिशन में हमारे जो है वो प्रेसिडेंट है, उसी के अलावा हमारी लोकसभा है और राज्यसभा है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स देखें तो इनके लिए लोकसभा और राज्यसभा वर्ड यूज नहीं होता है। संविधान के अंदर में काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल, ये दो शब्द यूज किए हैं। इट वॉज इन 1954 की बाद में हम लोगों ने जाकर के इसका हिंदी अनुवाद लोकसभा और राज्यसभा के रूप में लिया हुआ था। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा की बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल, इस तरीके से इनका नाम लिया जाता है। अब वापस मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो क्या पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट? आंसर इज नो। प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट हाउएवर, बट प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस चीज को अच्छे से समझ के लीजिए। पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट का क्या मतलब है? कि आप जो है इसके एक अंग हो। अंग कैसे? अगर कोई भी आप बिल लेकर के आओगे तो हम लोग आगे के कुछ सेशंस में ये भी देखेंगे कि एक बिल जो है वो कैसे पास होता है। तो मानिए आप बिल लेकर के आते हो, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट उसको असेंट देंगे। प्रेसिडेंट उनको विदहोल्ड द असेंट करेंगे या फिर उसको रिटर्न करेंगे। तो जो भी करना है वो प्रेसिडेंट भी करते हैं। अच्छा, लोकसभा को राज्यसभा को समन करना है, प्रोरोग करना है, ये सब काम भी प्रेसिडेंट करेंगे। फिर इसके अलावा अगर आपका कोई बिल जो है वो पेंडिंग है तो उसके लिए प्रेसिडेंट भेजते हैं एक मतलब मैसेज भेजते हैं, इसमें आकर के एड्रेसिंग करते हैं। तो इसीलिए इन सब कारणों से हम लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट भी हमारे पार्लियामेंट के पार्ट है। अच्छा, अब मैंने आपको आते ही एक सवाल पूछा था
कि कौन जो है वो हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्ट है। ध्यान रखिएगा, बिमल पटेल इनका नाम है। और जो पुराने जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उनका नाम था एडविन लुटियंस, जिन्होंने मेजरली दिल्ली और रायसीना हिल डिजाइन की थी। और उसमें दूसरे जो थे वो हर्बर्ट बेकर। तो ये 1927 में हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग सर्कुलर आकार में बनी हुई थी और ये जो है वो 2023 में इनॉग्रेट हुई है। इसका शेप सर्कुलर है, इसका शेप ट्रायंगुलर है। और मजेदार बात देखिए, और ये चीज एक और चीज की तरफ में इशारा भी कर रहा है कि मे बी, अभी तक हम कंफर्म नहीं है, बट मे बी 2026 के जो भी रीएडजस्टमेंट वगैरह होगा उसके बाद में लोकसभा की स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगी। पहले लोकसभा में कितने लोग बिठा सकते थे आप? लगभग 552 लोग बिठाने की कैपेसिटी हुआ करती थी। राज्यसभा में 245 लोगों को बिठाने की कैपेसिटी थी, इसलिए हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर इस तरीके से रखा था। बट अब जो सीट्स वगैरह जो ऑर्गेनाइज की है वो लगभग 888 है, मतलब 888 लोग अब हमारे न्यूली कंस्ट्रक्टेड लोकसभा में और न्यूली कंस्ट्रक्टेड राज्यसभा में 384, मतलब हम लोग मोटा मोटी अगर देखें तो एक 30% से इजाफा हम लोगों ने सीट में किया है। तो ऐसे चांसेस भी हैं कि अब 30% जो है वो इंक्रीमेंट में भी आप लोगों को इसमें देखने मिले। तो मुख्य बात जो आती है वो है यही कि लोकसभा राज्यसभा की सीट्स जो है वो बढ़ा दी गई है। अब मतलब मुझे लगता तो नहीं है कि यूपीएससी या और कोई एग्जाम ने इस डिटेल पे सवाल करने चाहिए, बट अगर पूछ भी ले तो मैंने आप लोगों को बता दिया 888 एंड 384 सिटिंग कैपेसिटी। बाकी ऑब्वियसली अब जब टेक्नोलॉजी की बात करें तो न्यू वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसके अंदर में एडवांस डिजिटल एंड आईटी फैसिलिटीज होंगी। क्या वो एनर्जी एफिशिएंट है? बिल्कुल। ग्रीन बिल्डिंग है, ओके, विद सस्टेनेबल फीचर्स है। उसके अलावा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना करके रखा है, क्योंकि दिल्ली में आजकल अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। फिर इसी के अलावा जो डिफरेंटली एबल्ड, ये जिसको हम लोग दिव्यांग जन जो है वो कहते हैं, वो दिव्यांग जनों के लिए हम लोगों ने अगेन एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी जो है बना करके दी है। एंड इतना ही नहीं, अब सिंबलिज्म की बात करें तो ये कॉलोनियल लीगेसी हुआ करता था और ये जो है वो एक नए आत्मनिर्भर भारत को जो है वो दर्शाता है। तो इस तरीके से हमारे ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का हम लोगों ने कंपेरिजन किया। बाकी कंपोजिशन की जहां तक बात की तो कंपोजिशन में मैंने आपको बता दिया कि हमारे प्रेसिडेंट साहिबा, देन लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के हमारे पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं। फिर अगली जो बात आती है वो एग्जैक्टली इनका इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि लोगों का कंफ्यूजन अब तक बहुत ज्यादा है। लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, सर एग्जैक्टली लोकसभा में और राज्यसभा में फर्क क्या है और क्या ये दोनों काम करते हैं, कैसे इनके मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते हैं, हमको पता ही नहीं। आपको बताते समय में लोग बता देते हैं कि देखो भाई इसमें जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, किसमें? लोकसभा के अंदर में आपका डायरेक्ट इलेक्शन होगा और राज्यसभा के अंदर में आप लोगों का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। लेकिन व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा और इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा? तो इसको अब मैं अगले आने वाले कुछ मिनटों में आपको समझाऊंगा। देखिए क्या है, हमारी पूरी जनता है, पूरी जनता जनार्दन है जो वोट कर रही है। तो हम लोगों ने ऐसा कहा कि जनता आप डायरेक्टली इलेक्ट करके कुछ लोगों को हमें दे दो जो पूरे ऑल ओवर कंट्री के लिए पॉलिसीज बनाएंगे। तो हमने पूरे देश को लगभग इसी तरीके से 543 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो पूरे भारत को हम लोगों ने 543 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया और जनता डायरेक्टली वोट करती है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि भाई अभी जब मान लो हमारे जैसे पुणे है तो पुणे में हम लोगों ने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट किया उसका नाम है मावल। आप लोगों ने भी डेफिनेटली किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट किया होगा। तो मावल में जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से हम लोग जो है वो सिंपल वोटिंग के थ्रू, यानी कि एक बटन दबाएंगे हम लोग और बटन दबा करके हम लोग किसी न किसी एक व्यक्ति को जिता करके यहाँ पर लोकसभा में जो है वो भेज देंगे। तो लगभग जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड ये लोग जा करके लोकसभा में बैठते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्यों? हाउस ऑफ पीपल इसलिए क्योंकि डायरेक्टली जनता ने इनको इलेक्ट करके भेजा है और इन लोग आकर के जनता को ही सीधा सीधा रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात आती है राज्यसभा की, जिसको हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा, इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे? तो देखिए, जनता इलेक्ट करेगी यहाँ के राज्य में। सुनिएगा, आप सबको पता होगा कि इंडिया जो है ये मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो 28 स्टेट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है एंड 8 जो है वो आपके यूनियन टेरिटरीज है।
तो ये जो 28 स्टेट्स हैं इनमें अलग अलग समय पर अलग अलग इलेक्शंस होता है। जैसे कि जनता डायरेक्टली इलेक्ट करके 288 एमएलएज जो हैं, जिनको हम एमएलए कहेंगे, इनको भेजती है विधानसभा में। तो ये महाराष्ट्र की विधानसभा में जाकर के बैठेंगे ये 288 एमएलएज। अच्छा, इसी तरीके से यूपी जो है उसमें 403 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होकर के सीधा उनके यूपी की विधानसभा में बैठेंगे। इसी तरीके से मिजोरम, जिसमें 40 मेंबर जो है वो इलेक्ट होकर के मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के बैठेंगे, ठीक है, या जिसको हम विधानसभा कहेंगे। तो जनता ने इलेक्ट कहां किया? जनता ने इलेक्ट किया यहां पर, इन सब सीट्स पर, ठीक है। जनता ने कहां इलेक्ट किया? जनता ने इन सब मतलब वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट किया। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो फिर मेंबर्स हैं, ये 288 मेंबर्स, 403 मेंबर्स और 40 मेंबर्स, इन लोग अब अपने मतलब इन लोग अब वोट करके किसी और को इलेक्ट करके भेजेंगे। तो इन सबको अलग अलग सीट्स दी हुई है। जैसे कि अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को कहा है कि भाई आपको 19 सीट मिलेंगी। ऐसे इसमें भी महाराष्ट्र को अलग सीट्स मिलती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर महाराष्ट्र की, अगर यहाँ की टोटल जो है वो सीट्स अगर हम लोग ढूंढ करके लेकर के आए तो आप लोगों को लगभग 48 सीट जो है महाराष्ट्र की मिलेंगी। उसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ से ढूंढ करके लेकर के आओ यूपी की सीट, तो लगभग जो है वो 80 सीट्स मिली है। तो स्टेट को सीट मिली है, लेकिन ये सीट्स में डायरेक्टली जो है वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जनता ने एमएलएज को इलेक्ट किया है और ये एमएलएज जो है इन 19 मेंबर्स को इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजेंगे। या फिर यूपी के ये 403 एमएलएज जो है वो इन 31 मेंबर्स को इलेक्ट करके यहाँ पर भेजेंगे। और मिजोरम जो है वो केवल एक मेंबर को इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजेगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो है वो कौन है, क्योंकि स्टेट जो है, स्टेट में जो इलेक्टेड आपके एमएलएज थे, इन एमएलएज ने वापस से आपके इन एमपीज को इलेक्ट किया था। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि इट इज नथिंग बट इनडायरेक्ट इलेक्शन। जनता का इलेक्शन नहीं था इसमें, जनता ने इनको रिप्रेजेंट किया और जनता ने इनको इलेक्ट किया और इन लोगों ने फिर इन 19 लोगों को इलेक्ट किया। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाएगा। फर्स्ट थिंग, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब दूसरी बात जो है, कुछ लोगों के सवाल दिल में आता है कि सर क्या ये 19 एमएलए इनके बीच में से ही होता है? आंसर इज नो, ये यूजुअली अलग होते हैं, ठीक है। ये अलग मेंबर्स होते हैं जिनको आप लोग, जो भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है उन लोगों को वहां पर अलग से वापस से कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए इनको खड़ा करते हैं। तो अगेन इन लोग खड़े होंगे, लेकिन इनका जो वोटिंग सिस्टम होता है, आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम था वो क्या है? वो एकदम सिंपल वोटिंग सिस्टम है, जिसमें आप लोग क्या करोगे, आपके मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स में से आपको एक बटन के सामने, एक बटन जो आपको दबाना है, एक नाम के सामने बटन दबाना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम है। यानी कि इसके अंदर में हम लोगों ने जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखा हुआ था कि इसके अंदर में 5 लोग या 4 लोग, जितने भी लोग होंगे उन सबको आपको प्रेफरेंसेस जो है वो देने पड़ेंगे कि ये मेरा प्रेफरेंस होगा, वो मेरा प्रेफरेंस होगा, और इन लोग जाकर के यहाँ पर इलेक्ट होंगे। तो दिस इज हाउ यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। अब आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हो, नाम से क्या समझ पा रहे हो कि राज्य जो है उन्होंने जिन मेंबर्स को इलेक्ट किया वो वहां पर जाकर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? इसके लिए हम लोग इसको कह रहे हैं राज्यसभा, या फिर इसलिए हम इनको कह रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा हाउस ऑफ पीपल, इसको हाउस ऑफ पीपल कहा और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा। आई होप इसके पीछे का रीजन और इसकी इलेक्ट्राइजेशन का जो सिस्टम है वो आप लोगों को डिटेल में क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ये जो राज्यसभा के अंदर में जो भी आपके 233 मेंबर्स इलेक्ट होकर के आए हैं, बाकी इसके अंदर में 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट होते हैं। तो इसकी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 245 है, याद रखिएगा। इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 543 है, इसकी 245 है। तो 233 मेंबर्स तो ये सब जितने भी आपके स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज है वहां से इलेक्ट होकर आएंगे और 12 लोगों को नॉमिनेट करेंगे। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है कि इसके अंदर का कंपोजिशन कैसा होगा? तो ये लिखी है आर्टिकल नंबर 80 के अंदर में। अब क्या है, कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, नहीं लिखा है, और अगर लिखा है तो कौन से आर्टिकल में लिखा है। तो देख लो, सिंपल है। मैंने आपको पहले ही कहा काउंसिल ऑफ स्टेट, ये शब्द राज्यसभा के लिए यूज किया है। इसके अंदर में 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करेंगे। कैसे नॉमिनेट करते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताते हैं कि किनको नॉमिनेट करना है। तो यूजुअली 4 क्राइटेरियाज हैं। 4 क्राइटेरियाज कौन से हैं कि एक, आपने एक्सीलेंस दिखाना चाहिए या तो लिटरेचर में,
या तो आपका एकदम स्पेशल नॉलेज है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, या तो स्पेशल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन व्हाट, इन लिटरेचर या फिर साइंस या फिर आर्ट या फिर सोशल सर्विस। अगर इन चार में से अगर आपके पास में कोई नॉलेज है तो यूजुअली जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, आगे लिखा है नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव। तो इन्होंने पहले ही, इनको पता था ना, आप सर ऐसा क्यों कह रहे हो कि 238 ये और 12 ये मतलब 250, तो मैक्सिमम जो है वो 250 मेंबर्स ही राज्यसभा में जाएंगे। सर ऐसा आपने क्यों कहा कि 250 मेंबर्स जाएंगे? क्योंकि अपने को पता है ना सीट्स कितनी है, राज्यसभा की सीट्स हमको पता थी कि 250, तो वो बोले कि 250 से ज्यादा मत जाना भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने जो एक्चुअल नंबर फिर लिया वो 245 का लिया, कि हमने कहा कि ठीक है तुमने भले ही 238 का है, बट हम 233 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होकर करके लाएंगे और 12 मेंबर जो है हम लोग नॉमिनेट करेंगे। तो इस तरीके से एक्चुअल नंबर तो 250। मैं इसको हमेशा एक ग्लास के एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपका ग्लास इतना बड़ा हो सकता है, इसकी कैपेसिटी भले इतनी है, लेकिन कभी कभी पानी सिर्फ इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि वो स्पिल ओवर ना हो जाए। बस उसी तरीके से मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी भले ही आर्टिकल नंबर 80 बताता है कि 250 रखिएगा, लेकिन हम लोगों ने जो एक्चुअल कैपेसिटी रखी है वो 245 रखी है। और कौन से राज्य को कितने एमपीज मिलेंगे, ठीक है, आप लोगों ने सबने यहाँ पर देखा कि ये 288 एमएलए जो है वो इन 19 एमपीज को इलेक्ट करेंगे, या ये 403 जो है ये इन 31 को इलेक्ट करेंगे। ये ऐसा क्यों, या बराबर यही नंबर क्यों, ये नंबर कहीं लिखा हुआ है? आंसर इज यस। तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने ये वाले नंबर जो है वो हमारे शेड्यूल नंबर 4 के अंदर में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो शेड्यूल नंबर 4 के अंदर में बताया है कि कौन से राज्य से कितने एमपीज राज्यसभा में जाएंगे। जैसे आप देखो, आंध्र प्रदेश से 11 जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश से 1 जाएगा, असम से 7 जाएंगे, बिहार से 16 जाएंगे, छत्तीसगढ़ से 5 जाएंगे, गोवा से 1 है, गुजरात से 11 है, और इसी तरीके से हर किसी स्टेट का, किसी का 12 होगा, महाराष्ट्र का 19 है, यहाँ पर 10 है, किसी का 18 है, किसी का 31 है, किसी का 1 भी है। तो कुछ कुछ लोगों को, जैसे त्रिपुरा वगैरह जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इनके अंदर में आप लोगों को वहां के ये भी दिखेंगे, मतलब एक एक मेंबर भी दिखेंगे। तो राज्यसभा का अगर हम मोटा मोटी कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स ऑलमोस्ट जो है वो आप लोग ऐसा पकड़िए कि जितने भी, अच्छा यूनियन टेरिटरीज का भी रिप्रेजेंटेशन है क्या इसमें? यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कौन सी? वही यूनियन टेरिटरीज जिनके पास में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो हमारे कंट्री में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है, बट उनमें से जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एक, दूसरा दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, और तीसरा पुडुचेरी। ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये 3 जो टेरिटरीज हैं, बस यही रिप्रेजेंटेड है। लेट मी टेल यू, क्योंकि इनके पास में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। अगेन राज्य का कुछ ना कुछ है, इसलिए आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स है, रिप्रेजेंटेशन टू यूनियन टेरिटरीज है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं जो कि होते हैं 12 के नंबर में। और ये सब कहां पर मेंशन होगा? आंसर इज शेड्यूल नंबर 4। तो आई होप आपको आर्टिकल 40, आर्टिकल 80 और इसका कंपोजिशन जो है वो बड़े अच्छे से राज्यसभा का जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जो अपना अगला मुद्दा आता है वो मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन इनका होगा, वो सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है इट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लोकसभा का डायरेक्ट सिंपल इलेक्शन है कि आप बटन दबाओ, बात खत्म, ठीक है, जिसको हम एफपीटीपी सिस्टम भी कहते हैं। और ये एफपीटीपी सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे जाकर के पुराने वीडियोस वगैरह देख लीजिए, उनमें आपको क्लियर हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि एक एमएलए जो भी होगा वो जब इलेक्ट करने जाएगा तो उसको यहाँ पे प्रेफरेंस देने होंगे। ही और शी विल नॉट ओनली टेल कि मैं कौन से इसको वोट कर रहा हूं, लेकिन आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। और फिर वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ट्रांसफरिंग ऑफ वोट एंड देन अ मेंबर विल बी इलेक्टेड। दिस इज व्हाट एंटायर थिंग इज ऑल अबाउट राज्यसभा। अच्छा, हमारी राज्यसभा को अगर हम लोग यूएस से कंपेयर करें तो यूएस में भी जैसे हमारा पार्लियामेंट है ना, बस उसी तरीके से यूएस में उनका जो सिस्टम होता है उसको उन लोग कहते हैं कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है, ठीक है, वैसे वहां पर होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है, वैसे उनके यहाँ पर जो होता है उसको उन लोग कहते हैं सीनेट, ठीक है। तो अगर हमारे राज्यसभा को और सीनेट को और उनके सीनेट को कंपैरिजन किया जाए तो आप लोगों को दिखेगा कि यूएस के जो 50 स्टेट्स हैं, इन 50 के 50 स्टेट्स को 2 मेंबर्स मिलते हैं कि आप लोग 2 मेंबर जो है
वो इलेक्ट करके भेजोगे और उनके यहाँ पर टोटल जो सीनेट के मेंबर्स हैं वो 100 है। हमारे यहाँ पर राज्यसभा में टोटल मेंबर जो जा रहे हैं अभी फिलहाल वो 245 है, जिनमें से 233 जो है वो इलेक्ट होकर के आते हैं और 12 मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं। तो एक कंपैरिजन हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नॉमिनेशन जो है वो होता है, लेकिन वही अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में देर इज नो नॉमिनेशन। ठीक है, देर इज नो नॉमिनेशन। दूसरा हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। यूपी जैसे स्टेट को 31 एमपीज मिले हैं, महाराष्ट्र जैसे स्टेट को 19 एमपीज मिले हैं, और अगर मिजोरम जैसे स्टेट की बात करें, त्रिपुरा जैसे स्टेट की बात करें तो उनको सिर्फ 1 एमपी मिला है। जबकि इनके लिए ऐसा नहीं है, इनके लिए चाहे आप कितने ही बड़े या कितने ही छोटे स्टेट क्यों ना हो, हर किसी स्टेट को, चाहे पॉपुलेशन कुछ भी हो, हर किसी स्टेट को 2 एमपीज मिले हुए हैं। ये 2 आपके मेंबर जो वो सीनेट के मेंबर जो बनेंगे। तो इसीलिए कभी कभी हमारा जो सिस्टम है, क्योंकि ये भी एक फेडरल कंट्री है, ये भी एक फेडरल कंट्री है, तो दोनों के फेडरल कंट्री में डिफरेंस क्या है? तो इनका जो फेडरलिज्म है इसको सिमेट्रिक, और हमारा जो फेडरलिज्म है इसको असिमेट्रिक फेडरलिज्म जो है वो कहा जाता है। अब ये वाला जो वर्ड है ये एक अलग से वर्ड है जिसको आप लोग जो है वो अभी नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज असिमेट्रिक फेडरलिज्म? तो सिमेट्रिक फेडरलिज्म मतलब क्या कि आप लोग समान दे रहे हो कि तुम लोग जो है, तुमको जो भी पॉपुलेशन के बेसिस पे करना है वो हम लोगों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो लोअर हाउस था उसके अंदर में हमने कर दिया। लेकिन यहां पर जो है वो चाहे छोटा स्टेट हो या बड़ा स्टेट हो, हर किसी को सेम रिप्रेजेंटेशन रहेगा, सेम से रहेगा, इसलिए इसको सिमेट्रिक फेडरलिज्म जो है वो कहा जाता है। और हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों में भी पॉपुलेशन के बेसिस पे आपने किया है, और कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो इनकी वोटिंग पावर जो है वो आप लोगों की अलग अलग जो है वो हो जाती है। तो इसलिए हम लोग जो है इसको असिमेट्रिक फेडरलिज्म जो है वो कहते हैं। तो गाइज आई होप यहाँ पर मैंने एक यूएस का कंपैरिजन जो उनके अपर हाउस का है वो भी आप लोगों को अच्छे से एकदम क्लियर करवा दिया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं वो है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होते हैं। तो अब सबको याद होगा कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर्स जो है उनको नॉमिनेट कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 80। कौन से फील्ड के? लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस, जिनका इनमें स्पेशल नॉलेज हो या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। इसके बेसिस पर अभी फिलहाल का जो कंपोजिशन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। महेश जेठमलानी लॉ से आए हुए हैं, और इन नॉमिनेटेड एमपीएस के पास में ये भी ऑप्शन होता है कि विद इन 6 मंथ, कितना बोल रहा हूं मैं, विद इन 6 मंथ इफ दे वांट टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी दे कैन। आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर एक्सपिरेशन ऑफ 6 मंथ इफ दे ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, तो सीधी सी बात है फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। शेड्यूल नंबर 10 जो है उसके अंदर में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो महेश जेठमलानी है, सोनल मानसिंह है आर्ट से, राम शकल है तो वो सोशल वर्क से है, राकेश सिन्हा है लिटरेचर से, गुलाम अली खतना है सोशल वर्क से, रंजन गोगोई है लॉ से, और ये इंडिपेंडेंट है। आप लोग देखिए इन लोगों ने सबने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब अगर रंजन गोगोई अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली ही, तो फिर सीधी सी बात है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। बाय द वे एक आप ऐसा भी कह सकते हैं, सैड कहिए कुछ भी कहिए, बट एक ऐसा फिनोमिनन है कि रंजन गोगोई जो है वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ही इज एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उन्होंने इस तरीके से राज्यसभा के अंदर में नॉमिनेशन लिया। इस पर कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म दर्ज किया था। उनका कहना था कि भाई आप लोग जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर को पूरी तरीके से जो खत्म कर रहे हो, कि भाई लेजिस्लेचर अपना काम अलग से करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम अलग करे और जुडिशरी अलग करे। तो जुडिशरी का काम जो है वो इंडिपेंडेंट रहना है। इस तरीके से अगर आप राज्यसभा का नॉमिनेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा एक्सेप्ट करते हो तो दैट मे नॉट शो इंडिपेंडेंस। एनीवेज उसके अलावा आप लोग वीरेंद्र हेगड़े, पीटी उषा जो कि स्पोर्ट्स से हैं, एलैया राजा आर्ट से हैं, फिर विजय प्रसाद सिनेमा से है, सतनाम सिंह संधू अगेन एजुकेशन से, और अभी रिसेंटली सुधा मारुति जिनको फिलैंथ्रोपी एंड एजुकेशन से वो जो है वो आए हुए हैं, और ये सभी लोग जो वो इंडिपेंडेंट है। तो ये है आपके 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑब्वियसली लोकसभा की तरफ में कि लोकसभा क्या है और इसका कंपोजिशन किस तरीके से है। और बहुत ही ब्यूटीफुल अभी का जो लोकसभा का हाउस है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन किया हुआ है। आप लोग देखिए यहाँ पर ये विजिटर्स की गैलरी आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर सारे एमपीज की सीट्स एकदम आप लोगों के बेंचेस बने हुए हैं।
अच्छे बेंचेस भी काफ़ी कंफर्टेबल है और सारा डिजिटल काम है। आप लोग देखिए ये पूरा एकदम टेक्नोलॉजी से पूरा सब कुछ लेस है। यहाँ पर जो है वो हमारे स्पीकर साहब बैठेंगे और इस तरफ में जो है वो पूरी आपके जितने भी यहाँ पर जो सेक्रेटेरिएट के मेंबर्स हैं वो लोग बैठेंगे। और थोड़ा सा मोर जो है तो मोर और ग्रीन इस तरीके से उन्होंने जो है तो पिकॉक के थीम में इसको बनाया है। जो राज्यसभा है उसको लोटस के थीम में बनाया है, इसको पिकॉक के थीम में बनाया है। तो इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर जो है वो बिमल पटेल साहब ने डिजाइन किया है। अब इनके कॉम्पोजिशन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 81, आर्टिकल 80 राज्यसभा के कॉम्पोजिशन पे बात करता है, आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा के कॉम्पोजिशन पर बात करता है। तो ये कहता है कि भाई देखो इसको हम लोग कहेंगे हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। एंड हाउस ऑफ द पीपल में हम लोग कितने मैक्सिमम मेंबर्स रख सकते हैं, तो उनका कहना है कि 20 मेंबर्स जो है वो लगभग यूनियन टेरिटरी से और लगभग 530 मेंबर जो है वो हम लोग लेकर के आएंगे जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वहां से। तो स्टेट से 530 और ये 20 टोटल आपको बोला है कि भाई 550 मेंबर जो है वो आप लोग लेकर के आओगे। इसके पहले ही इसके अंदर में एक और प्रोविजन हुआ करती थी कि दो जो है वो एंग्लो इंडियंस। तो अब सवाल आता है सर ये एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, तो एक बार चलिए क्विकली हम लोग जो है वो एंग्लो इंडियंस को समझ लेते हैं। तो ये एंग्लो इंडियन टर्म जो है वो क्या है, जो कि अभी रीसेंट अमेंडमेंट जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, 104th अमेंडमेंट जो कि 2019 में हुई थी, उनसे इनका रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, तो सिंपल है, एंग्लो मतलब ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ओरिजिन के कौन होंगे, ब्रिटिश ओरिजिन के होंगे फादर। इंडियन ओरिजिन के कौन होंगे, इंडियन ओरिजिन की होंगी मदर, ठीक है। और इनसे जो बच्चे पैदा होंगे, जो संतति पैदा होगी, इनको हम कहेंगे एंग्लो इंडियंस। तब क्या है कि ब्रिटिशर्स लगभग जो है यहाँ पर 200 साल राज करके गए, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इंडियन मदर से थे एंड ब्रिटिश फादर से थे, इनको एंग्लो इंडियंस कहा गया। तो इनके लिए एक अलग सा रिजर्वेशन जो है वो दिया गया था। रिजर्वेशन इन व्हाट, रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड ऑल्सो रिजर्वेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोकसभा में क्या रिजर्वेशन दिया गया, तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होगी कि इनको नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है, इसमें इलेक्शन नहीं होगा, नॉमिनेट किया जाएगा। तो प्रेसिडेंट जो है वो दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उनके मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में। और इसी तरीके से गवर्नर को पावर मिली थी कि गवर्नर चाहे तो एक एमएलए को जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का हो सकता है उनको नॉमिनेट करेंगे। ये वाली प्रोविजन पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ करती थी, लेकिन जब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई 2019 में, उस समय में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है। क्यों, तो उसमें जो गवर्नमेंट ने जो रीजन दिया वो ये था कि 2011 का जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था उसमें तकरीबन जो एंग्लो इंडियंस के जो मेंबर्स आ रहे थे वो 250 थे। तो 250 के करीब में इनकी टोटल पॉपुलेशन है एंग्लो इंडियंस की, और 250 के टोटल पॉपुलेशन में अगर आप लोग जो है वो दो मेंबर्स यहाँ और जितने हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से उनमें एक एक, तो 28 मेंबर यहाँ, मतलब 30 मेंबर्स को अगर आप लोग रिप्रेजेंटेशन दे दोगे तो ये तो बहुत ही हाई रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसलिए फिर ये कुछ रीजंस लेकर के 2019 में इनका जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दिया, ये इनका जो नॉमिनेशन था वो खत्म कर दिया। तो अब ये जो एंग्लो इंडियंस है इनका कोई जो है वो लेना देना अब नहीं रहा है हमारे इसमें। तो ये मैं आपको एकदम अच्छे से बता देना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर 81 जो है वो लोकसभा की कॉम्पोजिशन की बात करता है। तो इसीलिए फिर लोकसभा के कॉम्पोजिशन के अंदर में अगर हम लोग देखें तो हर एक स्टेट को अगेन सीट जो है वो आपने दी हुई है। तो जिस तरीके से राज्यसभा को अलग अलग सीट दी हुई है, उसी तरीके से लोकसभा में भी हर एक स्टेट को कि भाई हम लोग राजस्थान को 25 सीट, गुजरात को 26 सीट, एमपी को 29 सीट, इनको 48 सीट, इनको 40 सीट, इनको 80 सीट, इस तरीके से हम लोग जो वो सीटों का ऑलरेडी बंटवारा कर चुके हैं। तो मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम सीट देखो किसको मिली है, यूपी 80 सीट, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र 48 सीट, उसके बाद वेस्ट बंगाल। देखिए अभी इलेक्शन चल भी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट जो है ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पावर में आना है तो उनको कहां पर अपना दबदबा दिखाना होगा, तो खास करके इन स्टेट में बिहार है जहां पे 40 सीट्स है, तमिलनाडु 39 सीट्स है, मध्य प्रदेश 29 सीट है, कर्नाटका 28 सीट है, गुजरात में 26 है, बाकी फिर 25-25 आंध्र प्रदेश और राजस्थान में है, फिर उड़ीसा में 21 आती हैं, फिर केरला में 20 सीट्स हैं, तेलंगाना में 17 है, अच्छा आसाम में 14 है, फिर उसके बाद में झारखंड की 14 है, पंजाब की 13 है,
छत्तीसगढ़ की 11 है, हरियाणा की 10 है, फिर उसके बाद दिल्ली की 7 है। मतलब सर यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल। यूनियन टेरिटरीज हैविंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनको भी रिप्रेजेंटेशन है, और यूनियन टेरिटरीज जिसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन है। जम्मू कश्मीर को 5 सीटें हैं, उत्तराखंड को 5 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश को 4 है, अरुणाचल प्रदेश को 2 है, गोवा को 2 है, मणिपुर को 2 है, त्रिपुरा को 2 है, दादरा एंड नगर हवेली तो 2 है, तो दादरा एंड नगर हवेली अलग और दमन एंड दीव जो है वो अलग, तो इन दोनों की एक एक सीट हो जाती है। ये पहले एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ, एक ही यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, अब इनको एक बना दिया है। मेघालय को 2 है, उसके बाद में नागालैंड जो है 1 है, सिक्किम को 1 है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, फिर उसके बाद लद्दाख है, पुडुचेरी है, मिजोरम है और लक्षद्वीप है, इन सबको एक एक सीट जो है मिलती है। तो इस तरीके से इनके सीट का जो है कॉम्पोजिशन है। अब इसमें आप लोग बोल रहे होंगे सर यहाँ पर ये क्या नंबर मिला हुआ है, तो ये नंबर जो है वो ऐसा है कि हम लोगों ने क्या किया, जब एक इंडिपेंडेंट इंडिया हम लोग बना रहे थे, तो उस समय में एससी और एसटी जो है, ठीक है, मैं किन की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है उनकी बात कर रहा हूँ। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है वो कहीं अंडर रिप्रेजेंटेड ना रह जाए, इसलिए हमने रिजर्वेशन का इनको प्रावधान दिया था। तो वो जो रिजर्वेशन इनको मिला है वो इन सीट्स पे मिला है कि उत्तर प्रदेश में आप लोग 17 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व देखोगे, महाराष्ट्र में 5 सीट्स एससी के लिए, 4 सीट इनके लिए, ये सारी टोटल सीट्स अगर हम लोग मिलाएं तो लगभग 84 सीट्स इंडिया में एससी के लिए और 47 सीट जो है वो एसटी के लिए इंडिया में रिजर्व्ड है। मतलब इन टोटल 543 में से 131 सीट जो है वो रिजर्व सीट है एससी और एसटी के लिए इन इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, सो दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड। देखो याद होगा आपको, हम लोगों ने सीखा था 1909 के एक्ट में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, जिसमें मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम के लिए वोट कर सकते हैं, सिख वोटर सिर्फ सिख के लिए वोट कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम को फिर हम लोगों ने, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने वो कम्युनल इलेक्टोरेट को खत्म कर दिया, हमने ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट ही नहीं रखा, हमने कहा रिजर्वेशन दे देंगे, और इस रिजर्वेशन में सिर्फ एससी या एसटी जो भी जैसी सीट रहेगी उसमें वही लोग कंटेस्ट कर पाएंगे, लेकिन वोट देने के लिए सारी जनता उसमें जाएगी, सिर्फ एससी या एसटी के मेंबर्स उसमें जो है वो इलेक्शन के लिए नहीं जाने वाले। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि क्या एससी और एसटी कैंडिडेट सिर्फ एससी और एसटी सीट से ही लड़ सकते हैं? क्या वो जनरल सीट से नहीं लड़ सकते? ऐसा नहीं है, वो लोग चाहे तो जनरल सीट से भी लड़ सकते हैं। तो इस चीज को अच्छे से आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो जो मैं आपको बता रहा था वो है रिजर्वेशन के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज अगर इसकी बात करें तो हमारे पास में ना जबरदस्त 3 आर्टिकल जो है उनका पूरा का पूरा पहरा आता है। आर्टिकल नंबर 330, आर्टिकल नंबर 332 और आर्टिकल नंबर 334, ये 3 आर्टिकल जो है वो रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी की बात करते हैं। बाय द वे, अभी आप लोगों को ये पता होगा कि 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी रिसेंटली आई है, जो कि वुमन जो है, वुमन को भी अब 30% का रिजर्वेशन देती है इन बोथ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तो 1950 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसने ये 3 प्रावधान जो है 3 अलग अलग आर्टिकल्स में दिया था। आर्टिकल 330 कहता है कि एससी और एसटी को लोकसभा में रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, कि इस सीट पर लोकसभा में सिर्फ एससी कैंडिडेट ही लड़ सकता है या उस सीट पर सिर्फ एसटी कैंडिडेट ही लड़ सकता है। तो ये लोकसभा में मिला था, ठीक है। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आर्टिकल नंबर 332 है, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन देता है विधानसभा के अंदर में। और आर्टिकल नंबर 334 क्या करता है? आर्टिकल नंबर 334 कहता है कि ये सिर्फ इनिशियल 10 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये सिर्फ इनिशियल 10 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद में ये हट जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ये कभी रहने देंगे क्या ऐसा कि भाई 10 साल के तक ही रहेगा और 10 साल के बाद में हट जाएगा? आंसर इज नो। इनफैक्ट देयर हैज बीन एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं जो इसको कंटिन्यूअसली अमेंड पे अमेंड करते गया है। आर्टिकल नंबर 334, लेट मी टेल यू, किसी और आर्टिकल को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 334 को अमेंड किया उन्होंने। कहा पहले क्या लिखा था उसमें? आर्टिकल नंबर 334 में लिखा था कि 10 साल के लिए रहेगा। 8th अमेंडमेंट लेकर के आया 1959 में और उसको बोल दिया कि ये 10 नहीं, इसको 20 पकड़िएगा। फिर 23rd अमेंडमेंट आई 1969 में, उसको बोला नहीं 30 करिएगा।
फिर 1980 में जो आर्टिकल अमेंडमेंट आई तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं इसको 40 करिएगा। फिर जो 89 में 62nd अमेंडमेंट आई उसने कहा भाई 50 करिएगा। फिर इसको कर दिया, इसको बोला भाई 60 करिएगा। ये आया भाई बोला इसको 70 करिएगा। और अब जो है वो रीसेंट अमेंडमेंट दैट इज 104th अमेंडमेंट, मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो इसने कह दिया भाई इसको 80 करिएगा। तो अब ये जो है वो कंटिन्यूसली चलते जा रहा है। एंड लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू 2029 में इसी तरीके से एक और अमेंडमेंट आएगी जो कि कहेगी इसको 90 कर दीजिएगा। एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट इन इट। तो इस तरीके से एससी और एसटी कैटेगरीज जो हैं उनको हमारे कंट्री में रिजर्वेशन मिला है। कितने सीट्स का? लगभग 131 सीट्स का, जो कि अभी तक पूरी तरीके से रिजर्व है। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने वुमेन के लिए रिजर्वेशन लाया तो है, लेकिन अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और वो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इन लोग एक रीसेंट और लेटेस्ट सेंसस के लिए रुके हुए हैं। वो जब होगा तब उन लोग उसको करेंगे। चलिए, तो अब ये जो है वो आपका टोटल स्ट्रक्चर है। बाकी मोटा मोटी देखें, यूनियन टेरिटरीज से 29 मेंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में भी आपका है ये सब टेबल जो अभी अपने को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो है वो एकदम डिटेल में पूछ रही है कि भाई सबसे ज्यादा सीट्स कहाँ से आ रही है वगैरह वगैरह। तब देखिए, मेरे हिसाब से दिल्ली सबसे ज्यादा सीट्स दे रहा है आपको। जम्मू कश्मीर है, ये 5 सीट आपको दे रहा है। दादरा नगर हवेली से 2 है। उसके बाद में लक्षद्वीप 1 है। पुडुचेरी से भी 1 ही है। चंडीगढ़ से 1 है। लद्दाख से 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक और हमारा जो है वो यूनियन टेरिटरी बचा हुआ है। तो वो यूनियन टेरिटरीज, तो ये इस तरीके से अगर आप लोग देखें तो लगभग इनका सबका टोटल अगर आप लोग निकालें तो ये 29 सीट्स आती है। और मैक्सिमम सीट्स कौन से यूनियन टेरिटरीज है? आंसर इज दिल्ली। सबको इतना क्लियर एवरीवन? फिर आता है ये स्टेट से। तो स्टेट से कितने लोग आ रहे हैं? स्टेट से 524 लोग आ रहे हैं, और ये सब मिला करके आपके हो जाते हैं 543। तो ये आपका हो गया लोकसभा का कंपोजिशन। इसके अंदर में ये सब बातें जो है वो लिखी हुई है। अच्छा, अब ये बात हुई है, फिर इन्होंने कहा कि भाई ये जो आप लोग 543 वगैरह बना रहे हो। अच्छा, अब इसमें सवाल आता है कि सर इधर तो आपने 550 लिखा है, लेकिन जो एक्चुअल नंबर आपका निकल करके आ रहा है वो 543 निकल करके आ रहा है। तो कहीं तो एक्चुअल नंबर लिखा हुआ होना चाहिए ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम नंबर लिखा है वो 550 लिख दिया है और उन्होंने उसको छोड़ दिया है। उसमें कहीं पर भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि एक्चुअल नंबर क्या होगा। तो एक्चुअल नंबर आपका कहाँ लिखा है? एक्चुअल नंबर आपका कहाँ लिखा है? तो मजेदार बात है, एक्चुअल नंबर जो हमारा इसका है वो लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर में ये एक्चुअल नंबर लिखा हुआ है कि इतने मेंबर्स, कितने मेंबर्स? 543 मेंबर जो है वो आपके इलेक्ट होकर के आएंगे लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट है, फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज है, ओके। तो उसका कुछ नहीं है, यूनियन टेरिटरीज है एंड स्टेट्स है। तो अगर हम लोग बात करें तो रिप्रेजेंटेशन जो है फ्रॉम स्टेट, अगर हम लोग बात करें तो सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है? जो भी 18 साल के ऊपर के हैं उन लोग सब वोट कर पाएंगे। पहले ये एज जो है वो 21 हुआ करती थी, लेकिन इट वाज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने ये एज जो है वो रिड्यूस कर दी। तो आजकल आप लोग कांग्रेस की ऐड देखोगे जिसमें उन लोग कहते हैं कि पापा हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने जो है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो 21 साल की एज थी उसको हमने 18 की, क्योंकि आज मैं वोट कर पा रहा हूं, ये कर पा रही हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस। दिस इज व्हाई दे आर रनिंग सच काइंड ऑफ एड। एनीवेज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी होना चाहिए यहाँ पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कहा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो अपने लिए कानून बना सकता है। और फिर हम लोग यूनियन टेरिटरीज के लिए एक कानून बना करके लेकर के आए थे 1965 में, जिसके थ्रू सारे यूनियन टेरिटरीज का भी रिप्रेजेंटेशन एकदम सिंपल भाषा में हो जाता है। व्हाट अबाउट नॉमिनेटेड मेंबर्स? तो मैंने आपको पहले ही कहा कि 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स का नॉमिनेशन होता था, बट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको पूरी तरीके से जो है वो आपके 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो है वो चीज सबको समझ में आ गई थी। अब आता है यहाँ का सिस्टम ऑफ इलेक्शन। देखिए, राज्यसभा का सिस्टम ऑफ इलेक्शन हमने समझ के लिया, तो उसमें क्या किया आपने? उसमें आपने राज्य जो है, राज्य से अलग अलग लोग जो है वो इलेक्ट होकर के आएंगे। अब इसमें क्या होगा?
इसमें हमने पूरे एक कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि भाई पूरे कंट्री को हम 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करेंगे। आप लोग यहाँ पे नंबरिंग भी देख पा रहे होंगे, छोटा 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 एरिया जो है उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करते समय में हमने कहा कि सीट जो है वो हम राज्यों को देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सीट जो है वो इन राज्यों को वगैरह जो है हम लोग देंगे। तो ये राज्य है, इसको हम लोग सीट देंगे, ये राज्य है, इसको हम सीट देंगे, ये राज्य है, इसको हम सीट देंगे। तो इनको चाहिए था कि पहले इन्होंने क्या किया, तो दो लेवल पर देखो यहाँ पे डिवीजन जो है वो आपको दिखने वाली है। लेट मी ब्रीफली मेक दिस। दो लेवल पर आपकी डिवीजन जो बचने वाली है। एक है कि हम लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी है, 543 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी है, ठीक है। तो इसमें पहले हमको बिटवीन द स्टेट डिवीजन करना होगा। क्या करना होगा, बिटवीन द स्टेट। मतलब क्यू जो है वो यूपी को 80 सीट मिली, क्यू जो है वो महाराष्ट्र जो है इसको बराबर 48 सीट्स मिली, क्यू जो है वो राजस्थान को बराबर 25 सीट जो है मिली। ये आपको डिवीजन बनाना पड़ेगा ना, इसको 25 ही क्यों मिली, इसको 80 क्यों मिली और इसको 48 क्यों मिली, और तमिलनाडु जो है उसको 39 क्यों मिली। इसके पीछे कुछ तो रीजन होना चाहिए। तो इन्होंने ये 543 में से ये तुम्हारा डिवीजन किस तरीके से होगा ये डिवाइड करना है। तो बिटवीन द स्टेट फर्स्ट तुमको डिवीजन करना है, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों के बीच में आपको जो डिवीजन करना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास में एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो उन्होंने फॉर्मूला क्या निकाला, उन्होंने कहा कि जो बिटवीन द स्टेट हम लोग जो डिवीजन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज का, उसका ऐसा होगा कि जो नंबर उनको मिलेगा डिवाइडेड बाय देयर पॉपुलेशन, इसका जो आपका रेशियो निकल करके आएगा। मान लीजिए महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 48 लाख है अगर, तो इसका जो आपका रेशियो निकल करके आएगा वो क्या आएगा, वो होगा 1/1 लाख, ठीक है। तो ये जो रेशियो आपका जो निकल करके आया है 1/1 लाख, दिस शुड बी ओके, दिस शुड बी कांस्टेंट फॉर ऑल द स्टेट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को समझ लग रहा होगा, बट एकदम सिंपल है। इनका कहना है कि जो भी सीट आपको मिल रही है अपॉन आपका जो पॉपुलेशन, हम लोग जो भी तुम्हारे स्टेट का पॉपुलेशन होगा उसका अगर हम लोग एक रेशियो निकालेंगे, वो रेशियो सबके लिए कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि यूपी का पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली लगभग 80 लाख के करीब होगा, इसीलिए उनको 80 सीट मिली है। क्यों, क्योंकि इसका जो रेशियो आपका निकल के आएगा वो यही निकल करके आएगा। तो इसी तरीके से राजस्थान जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो लगभग 25 लाख के करीब हुई होगी, इसीलिए इसका रेशियो जो है वो 1/1 लाख जो है वो आया होगा। तो पहले तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बिटवीन द स्टेट जब डिवाइड कर रहे हो तो उसमें आप लोग क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि ईच स्टेट इज अलॉटेड, सुनिएगा क्या कह रहा है ये कह रहा है ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स, कितनी नंबर ऑफ सीट्स, इन सच अ मैनर दैट रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स इट गॉट एंड द पॉपुलेशन इज सेम फॉर ऑल द स्टेट। तो बिटवीन द स्टेट पहले तुम लोग डिवीजन करोगे, राज्यों के बीच में हमको डिवीजन करना है, किसको कितनी सीट्स मिलेंगी उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट लेवल का काम हो गया। सेकेंड लेवल का क्या होगा, सेकेंड लेवल का होगा कि पर्टिकुलर स्टेट जो है उसके बीच में सीट्स को कैसे डिवाइड करोगे। यानी कि महाराष्ट्र को 48 सीट मिल गई, बात खत्म हो गया। अब ये 48 सीट जो महाराष्ट्र को मिली है इनको आप कैसे डिवाइड करोगे, ये पूरा डिवीजन कैसे होगा कि बराबर जो है वो परभनी का इतना ही एरिया क्यों है, या गढ़चिरौली का इतना ही एरिया क्यों है, या मुंबई के इतने से एरिया में 8 सीट जो है वो क्यों आ गई है। तो अगेन इसके लिए इन्होंने कहा है कि जो सीट आपको मिली हुई है 48 सीट्स है मिली हुई है, इसको आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक सीट का लगभग पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। मोटा मोटी अगर गढ़चिरौली का इतने पूरे एरिया का पॉपुलेशन अगर 1 लाख है तो अमरावती का भी यहाँ पर 1 लाख होगा, हिंगोली का यहाँ पर 1 लाख होगा, धनबाद का, उस्मानाबाद का यहाँ पर 1 लाख होगा, यहाँ पर रायगढ़ का पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख आपका निकल करके आएगा। तो आपका क्या बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि डिवाइडिंग सीट्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच अ मैनर that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted is same throughout the state। मतलब आप लोग जब डिवाइड करो तो पॉपुलेशन कांस्टेंट हो, बिकॉज देखो हम लोग चाहते हैं हर एक पॉपुलेशन जो कॉन्स्टेंटली आपका रिप्रेजेंट जो है वो हो। तो इसलिए इनके सिस्टम ऑफ इलेक्शन में हमने 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज डिवाइड की
जिसमें हमने दो लेवल पर पैरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, एक नेशनल लेवल पर कि बिटवीन द स्टेट जो है पैरिटी रहे, और दूसरा स्टेट लेवल पर कि बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पैरिटी रहे, किसकी, तो पॉपुलेशन की। तो ये है आपके सिस्टम ऑफ इलेक्शन, और यही बातें जो है वो आपके आर्टिकल नंबर 81 में यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है। ये जो अगर आप लोग क्लॉज नंबर 2 पढ़ो ना, तो इसमें ये वाली बातें जो है वो मेजरली की हुई है। ठीक है, फिर इसमें बात आती है, बट इसमें जो पॉपुलेशन हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन कब का कंसिडर करना है। तो आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब पढ़े थे, उस समय में एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, और वो चीज क्या थी, वो चीज ये थी कि पॉपुलेशन जब कंसिडर कर रहे थे तो क्या कर रहे थे कि हमारा आर्टिकल नंबर 82 है, तो 81 के बाद में इमीडिएटली 82 ये कहता है कि जैसे ही इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद में इमीडिएटली आप जो है वो रीएडजस्टमेंट कीजिएगा, रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस, कि जब जब जो है वो आपका सेंसस हो जाए, तो अब सीधी सी बात है, हम लोगों का सेंसस जो है वो हर बार 1951, 1961, 1971, 81, 91, 2001, 2011 इस तरीके से वो होते हुए आया है। तो इनका कहना था कि जैसे ही, बिकॉज आपके कांस्टेंट पॉपुलेशन रिप्रेजेंट होना चाहिए, वो कांस्टेंट पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो सके, इसलिए आप रीएडजस्टमेंट कीजिएगा बाउंड्रीज का वापस से, कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कम पॉपुलेशन रह गया है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा पॉपुलेशन हो गया उसको रीएडजस्ट करो, उनकी बाउंड्रीज को रीएडजस्ट करना होगा, और इस रीएडजस्टमेंट को हम लोग कहते हैं डीलिमिटेशन। ठीक है, तो इसको एकदम सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहें तो इसको हम लोग कहेंगे डीलिमिटेशन, और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं परिसीमन। ठीक है, इसको हम कहते हैं परिसीमन। और ये डीलिमिटेशन करने के लिए एक अलग से आयोग का गठन किया जाए, पार्लियामेंट का एक्ट के थ्रू एक अलग से आयोग का गठन किया जाए, ऐसा हमारा आर्टिकल नंबर 82 कहता है। आर्टिकल 42 क्या कह रहा है, रीएडजस्ट कीजिए, और रीएडजस्ट करने के लिए पार्लियामेंट एक अलग से आयोग जो है वो बनाए। तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो अब तक जो है, तो 1951 का जब सेंसस हुआ, 1951 का जब सेंसस हुआ तो 1952 में एक एक्ट लाया, और 1952 के, तो इसका नाम ही था डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 1952, और हमने एक डीलिमिटेशन कमीशन का गठन किया, जिसने जो भी रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज करनी थी उन्होंने की पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर उसके बाद में 1961 का जैसे ही हुआ तो हमने 63 में ऐसे ही एक डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट लाया, और उसके अंदर में हमने एक और डीलिमिटेशन कमीशन बनाया। फिर जब 1971 में हुआ पॉपुलेशन सेंसस, तो हमने 1973 में इस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन का एक्ट लाया, और उसमें डीलिमिटेशन कमीशन लाया, और ये डीलिमिटेशन कमीशन ने रीएडजस्टमेंट की। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में सदर्न स्टेट जो है तब तक चिल्लाने लग गए। सदर्न स्टेट्स क्या बोलने लगे, तो इन लोग बोले कि, सदर्न स्टेट बोले कि एक्चुअली एक नॉर्थ एंड साउथ के बीच में डिवाइड आ रहा है। क्या डिवाइड आ रहा है, बोले नॉर्थ की पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज पे इंक्रीज होते जा रही है, और साउथ की पॉपुलेशन डिक्रीज होते जा रही है। इसका मतलब जो पहले हम लोगों को जो सीट मिलती थी, तो एक समय में इनका जो सीट का प्रोपोर्शन हुआ करता था, लगभग 35% इनका था, तो 29% इनका था, तो वो जाकर के इनका हो गया 43% पर इनका पॉपुलेशन का, मतलब इनको सीट्स मिल गई। तो इनकी सीट पहले 35% थी, वो 43 हो गई, और इनकी 29 की जो है वो 22 पर चली गई। तो ये बोले तो नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ में, एक तो हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, और ऊपर से हम लोगों को आप लोग जो है इस तरीके से पनिश कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि फिर हम लोग भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, और तब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बोली नहीं नहीं वो नहीं कर सकते, इसलिए फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रीज कर दिया। ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि फॉर ऑल द पर्पस, अभी से हम लोग 1971 की ही पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग जो है वो सीट्स का जो भी रीएडजस्टमेंट करना है वो हम लोग 1971 के पॉपुलेशन के हिसाब से करेंगे। तब किया उन्होंने, ये किया उन्होंने 1976 में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, फिर ये हो गया, तो ये क्या बोले, तो 25 साल के लिए बोले तो 25 साल मतलब हो गया सर आपका 2001 तक इन्होंने फ्रीज कर दिया। अब 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट को पूछा कि आप लोग क्या करते हो भाई, रीएडजस्टमेंट कर रहे हो, तो वापस सदर्न स्टेट चिल्लाने लग गए, बोले नहीं 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 ये तो गलत बात है, आप लोग हमारे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट को लेकर के आना पड़ा 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग और 25 साल के लिए इसको फ्रीज कर रहे हैं, मतलब अब ये 2026 तक हम लोग 1971 के पॉपुलेशन के हिसाब से ही जो रीएडजस्टमेंट करनी है वो करेंगे। तो नेशनल लेवल पर जो रीएडजस्टमेंट करनी है वो आप लोग इसी लेवल पर करोगे। लेकिन फिर उसी के बाद में उन्होंने लगभग 2 साल के बाद में एक और अमेंडमेंट लाया, और उन्होंने कहा कि लेकिन जो इंट्रा स्टेट है, तो देखो
इंटरस्टेट मतलब बिटवीन द टू स्टेट्स की गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इनके बीच में जो हमको रीएडजस्टमेंट करनी है, इसको तो हमने पॉज कर दिया है 2026 तक। लेकिन बोले कि इंट्रा स्टेट ही, कि महाराष्ट्र के अंदर ही गढ़चिरौली की सीट, गढ़चिरौली का एरिया कम किया जाए और पुणे का एरिया बढ़ाया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पर माइग्रेट हो चुका है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इंट्रा स्टेट के लिए इन्होंने जो रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज करना था वो इन्होंने किया। और 2002 के पीरियड में फिर आप लोगों के मतलब इधर इलेक्शन आपका डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया था, और वो डिलिमिटेशन कमीशन को कहा कि 2001 के पॉपुलेशन के हिसाब से इंट्रा स्टेट जो है वो आप लोग रीएडजस्टमेंट करो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप आप लोगों को ये वाला मुद्दा समझ में आ गया। और इसीलिए फिर 2002 में एक और जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन का एक्ट जो है वो आता है अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से। अब जो है वो इसी एक्ट को यूज करके रिसेंट में, यानी कि लगभग 2019 के पीरियड में एक और जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया। अच्छा, डिलिमिटेशन कमीशन कैसे आता है? तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। ठीक है, डिलिमिटेशन कैसे आता है? पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। और यूनियन गवर्नमेंट इसको यूजुअली सेटअप करता है। सेटअप करते समय में 3 मेंबर डिलिमिटेशन में कंपलसरी है। कौन 3 मेंबर होंगे? एक ऑब्वियसली रिटायर्ड जो है वो जज होने चाहिए, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे कि इसमें आप लोग जो है वो देख रहे हो, इसमें जो आप लोग देख रहे हो, तो ये वाला जो डिलिमिटेशन का आपका जो कमीशन था, इसमें आप लोग एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को देख रहे हो, जस्टिस रोहिणी। ठीक है, तो इनका जो कमीशन बना था तो वो आप लोग देख रहे हो, तो ये जस्टिस रोहिणी जी हैं। फिर आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उस समय के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो, और फिर जो है आता है वो उस समय के रिस्पेक्टिव स्टेट, तो जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए किया था, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो वहां के होंगे वो, ये 3 लोग डिलिमिटेशन कमीशन को फॉर्म करते हैं। तो हर एक स्टेट के लिए अब क्या होगा, ये 2 लोग तो कांस्टेंट हो जाएंगे, और सिर्फ ये वाला पर्सन जो है बदल जाएगा, उधर का जो भी स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर होगा वो आएगा, और इन लोग फिर परिसीमन आयोग के थ्रू रीएडजस्टमेंट करेंगे। तो ये सब बातें जो हैं वो आपकी लोकसभा को लेकर के आती हैं, जो आई होप आप लोगों को एकदम डिटेल में समझ में आ गई होंगी। तो गाइज, रिजर्वेशन से लेकर के सब कुछ हम लोगों ने डील कर लिया है। अब आता है हमारा आखिरी मुद्दा, और ये आखिरी मुद्दा जो है वो है कि इन सब की ड्यूरेशन कितने पीरियड की होगी। राज्यसभा की ड्यूरेशन कितनी होगी और लोकसभा की ड्यूरेशन कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होती है, और डिसकंटिन्यू नहीं होती है मतलब इसको हम लोग एक परमानेंट हाउस कहेंगे, और परमानेंट हाउस का मतलब है कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। तो राज्यसभा का डिसोल्यूशन नॉट अलाउड, राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इट विल ऑलवेज कंटिन्यू। लेकिन व्हाट अबाउट मेंबर्स, इनके मेंबर्स का क्या किया जाए, इनके मेंबर्स कब कब रिटायर होंगे, तो उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बोला ही नहीं। तो हमने क्या किया, तो हमने फिर हमारा एक एक्ट है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस एक्ट ने कहा कि इनको जो राज्यसभा की जो एमपीज हैं उसको 6 साल का टर्म जो है वो मिलेगा, 6 साल का कार्यकाल मिलेगा। और हम लोग क्या करेंगे, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स को रिटायर करेंगे। हर 2 साल में, 2 साल में 1/3, अगले 2 साल में 1/3, और अगले 2 साल के बाद में वापस से 1/3। तो आपके जो है वो लगभग सभी मेंबर्स जो है वो 6 साल में एक बार रिटायर हो जाएंगे, तो 6 साल का इनको टर्म मिलता है। लेकिन अब सवाल आता है कि जब पहला इस तरीके से जब राज्यसभा का गठन हुआ होगा तो किसको आपने निकाला होगा 2 साल के बाद में, क्योंकि 1/3 मेंबर्स को तो रिटायर करना होगा, किसको निकालोगे। तो उस समय में लॉटरी यूज किया गया था, तो प्रेसिडेंट ने लॉटरी सिस्टम यूज किया, और जिनका नाम चिट्ठी में आया उनको फिर निकलना पड़ा 1/3 मेंबर्स को। तो ये जो है वो राज्यसभा की बात हो गई। लोकसभा, तो लोकसभा का लेट मी टेल यू कोई फिक्स टर्म नहीं होता। क्या बात कर रहे हो सर? यस, लोकसभा का फिक्स टर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, उसको उसके कार्यकाल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, अगर प्राइम मिनिस्टर कह दे कि अब इसको डिसॉल्व कर दिया जाए करके, जैसा कि मल्टीपल टाइम में हमने देखा था, 1971 में देखा था, 1998 में देखा था, मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है। दूसरा है कि अगर किसी के पास में मेजॉरिटी नहीं हो तो प्रेसिडेंट जो है वो पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिसोल्यूशन जो है वो पहले भी हो सकता है। तो इनको भले ही कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि 5 साल आपको टर्म मिला है, बट इट इज नॉट फिक्स्ड कि 5 साल आपको मिलेगा ही। यूजुअली अगर कोई एक एमपी है तो वो एक एमपी बना रहता है, अगर कुछ डिस्टर्बेंस नहीं किया है तो 5 साल फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द सेशन, कि जब लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग जब भी होगी तब से जो है वो आपका ये शुरू होगा। सो इट्स नॉर्मल टर्म इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग
after the general election, after which it automatically dissolve. बट इसको बीच में ही डिसॉल्व जो है वो किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन मजेदार बात है कि क्या इसको एक्सटेंशन मिल सकता है? तो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में मिलता है। नेशनल इमरजेंसी में आप पार्लियामेंट में लॉ बना करके उसको एक्सटेंड एक साल से जो वो कर सकते हो। तो गाइज ये है आपके ड्यूरेशन को लेकर के मुद्दा, जो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप सबको एक बार बता दूं कि देखिए, आप लोगों को अपने प्रिपरेशन रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होंगे कि मेरी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक होगी, मुझे चीज़ें याद कैसे होंगी, आंसर राइटिंग कैसे शुरू होगी, क्या मैं काबिल हूँ, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन सब का सोल्यूशन है एक अनअकैडमी, जो फुल सिलेबस कवरेज, रिवीजन के लिए डेडिकेटेड बैच, अपडेटेड करंट अफेयर्स लेकर के आना, लेटेस्ट ट्रेंड की पूरी जानकारी, और ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी अकेला दे रहा है। मेरा सजेशन है बिल्कुल अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए। हमारे CSAT के बैचेस जो हैं वो चल रहे हैं। मैं तो वैसे ही हमेशा कहता हूँ CSAT पर फोकस कीजिए। इसी के अलावा मात्र ₹1 में भी, आजकल ₹1 में क्या आता है, आप लोग अनअकैडमी की ₹1 में टेस्ट सीरीज जो वो ले पाओगे। एंड डू नॉट फॉरगेट कि हमारा जो है वो ऑफर चल रहा है कि 15 महीने का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप बेसिक एंड एडवांस दोनों भी कर पाओगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोड पर होगा, जो कि कहलाएगा अरविंदा। तो अरविंदा कोड पर आपको मिलेगा। डेफिनेटली जो है इस कोड को यूज कीजिए और 30,000 के अंदर में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा ऐसी आशा करता हूं। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करो, कमेंट करो और देखते रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मंत्री मंत्री मंत्री, जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हुए MPs हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए MLAs हो, हर कोई चाहता है कि वो मंत्री बने। लेकिन इवन जीत करके आने के बाद में, आपकी पार्टी मेजॉरिटी में है, उसके बावजूद भी